डेट आज 26 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिसेंट ही न्यूज में है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेंस में। ये एक बिजनेस मॉडल है जो ये बताता है कि कोई कंपनी है, वो कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम ना करे बल्कि वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को एनहेंस करने के लिए भी काम करे। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 2013 में लाया गया था। एक कंपनीज एक्ट बनाया गया था, कंपनीज एक्ट 2013। उसके थ्रू ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया था। इसमें कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा, उसको सोसाइटी के लिए कुछ काम करना होता है और उस कंपनी का भी फायदा होता है। जब वो सोसाइटी के लिए काम करती है तो एक पॉजिटिव ब्रांड की तरह उसकी इमेज उभर के आती है। देखो, मान लो कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, प्लास्टिक बनाती है, प्लास्टिक की बोतल बनाती है या कुछ और प्रोडक्ट बनाती है, मान लो खिलौने बनाती है, तो उस प्लास्टिक से इन्वायरमेंट को भी तो नुकसान हो रहा है। या कोई केमिकल की फैक्ट्री है, वो केमिकल बनाती है, केमिकल बनाने में वहाँ पे बहुत सारे केमिकल वेस्ट बच जाता है, वो इन्वायरमेंट में अर्थ पे ऐसे ही छोड़ देती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है या फिर सॉइल पॉल्यूशन होता है। जो ये प्रदूषण होता है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, तो पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से जहाँ भी आसपास में कंपनी के आसपास या उससे दूर भी कोई लोग रहते हैं तो वो प्रभावित होंगे। एयर पॉल्यूशन होगा तो ऐसा थोड़ी नहीं है कंपनी के लोगों को या कंपनी को ही या कंपनी के मालिक को ही एयर पॉल्यूशन परेशान करेगा। प्रदूषण से भाई साहब जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी परेशान करेगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ अफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये भरपाई करने के लिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 135 है और ये मैंडेटरी बनाया गया। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है कि कोई भी कंपनी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसे अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, ये याद रखना है, पिछले 3 साल का एवरेज, जो पिछले 3 साल में उसने प्रॉफिट कमाया है, लाभ कमाया है, उसका एवरेज और उस एवरेज का 2%। जैसे मान लो एक कंपनी ने पिछले साल में 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए, उससे पिछले साल में 15 करोड़ कमाए, उससे पिछले साल में 25 करोड़ कमाए, तो टोटल कितना हो गया? ये लगभग 50 हो गया ना, लगभग क्या 50 ही हो गया। या फिर मान लो एक साल में 20 करोड़ कमाए, फिर 15, फिर 25 करोड़, तो ये टोटल 60 हो गया, 60 हो गया। तो 60 का एवरेज यानी कि पिछले 3 साल का एवरेज है, तो इसका एवरेज क्या हो जाए, मतलब 3 साल का टोटल है, इसका एवरेज क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग नहीं है, पूरा एग्जैक्ट 20 करोड़ आ जाएगा। तो 20 करोड़ का 2% यानी कि पिछले 3 साल का एवरेज और एवरेज का 2%, तो इसका 2% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5 का लगभग आ जाएगा ये 0.4 यानी कि 40 लाख रुपए आ जाएगा। तो 40 लाख रुपए ये पर्यावरण के लिए खर्च करेगी या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। मान लो आसपास वहाँ पे स्कूल खुलवा दे, रोड नहीं बना है तो रोड बनवा दे, अगर उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल बनवा दे, या कोई और फैसिलिटी जो समाज की भलाई के लिए हो। तो ये याद रखना कितने परसेंट कोई कंपनी देती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने पिछले 3 साल के एवरेज का 2% खर्च करती है। और कौन कौन सी कंपनी करती है? वो कंपनी जिनका एक साल में टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। टर्नओवर की बात कर रहे हैं हम। टर्नओवर क्या होता है? देखो, टर्नओवर होता है, मान लो कोई कंपनी मोबाइल बनाती है और उसने एक साल में 1000 करोड़ की कीमत के मोबाइल बेचे हैं या उससे ज्यादा के, तो जितने के टोटल सेलिंग प्राइस है ना, वो समझ लो टर्नओवर है टोटल। पिछले एक साल में जितने भी उसने प्राइस के मोबाइल बेचे हैं वो उसका पूरा टर्नओवर हो गया। तो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है तो वो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR में खर्च करेंगे अपने पिछले 3 साल के एवरेज का 2% प्रॉफिट। या फिर वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेटवर्थ क्या होता है? देखो, वही मोबाइल की कंपनी जिसने 1000 रुपए के मोबाइल फोन बेचे, 1000 करोड़ रुपए के। अगर 1000 करोड़ रुपए में से हम
प्रोडक्शन कॉस्ट घटा दे, क्योंकि मोबाइल को बनाने में देखो लागत भी तो आई होगी, लेबर चार्जेस लगे हैं, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट घटा दें। प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के बाद जो बचेगा सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्शन कॉस्ट घटा देंगे या टर्नओवर में से प्रोडक्शन कॉस्ट घटा देंगे तो वो बचेगा नेटवर्थ। अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो कंपनी भी CSR में अपना 2% खर्च करेगी। या फिर मान लो उसका टर्नओवर भी 1000 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, उसका नेटवर्थ भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट है जो वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है एक साल का, तो फिर वो कंपनी भी 2% अपने प्रॉफिट का खर्च करेगी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का 2% खर्च करेगी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इको बायो ट्रैप्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एसए में टॉपिक आता है तो वहां पे आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो, या एथिक्स की कोई केस स्टडी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वहां पे आप यूज कर सकते हो, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जीएस पेपर 3 में कोई क्वेश्चन आता है तो मेंस में आप ये लिख सकते हो। देखो इको बायो ट्रैप ये रिसेंटली ब्रहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई में ही ये ब्रहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अर्बन बॉडी यानी शहरी एरिया में होती है ये बॉडी। तो इसने ये इको बायो ट्रैप प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे लॉन्च किया है। पायलट बेसिस का मतलब पहले छोटे लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, लागू करके देखेंगे, और अगर ये सही से काम किया तो फिर बड़े लेवल पे इसे लॉन्च कर देंगे। तो ये बायो इको ट्रैप है क्या, हमें ये समझना है, या इको बायो ट्रैप ये है। देखो इको बायो ट्रैप, ये जो डिब्बा देख रहे हो आप, ये डिब्बा ऐसी बाल्टी टाइप बना दी जाती है और ये पूरा इको फ्रेंडली है। इसमें होता क्या है, ये जो डिब्बा है ये कार्डबोर्ड से बनाया गया है, रिसाइकल करके। इको बायो ट्रैप ये कार्डबोर्ड से बनाया गया है। इसमें होगा क्या, देखो इसमें एक छोटे बैग होंगे इस डिब्बे में, छोटे बैग जिसमें अट्रैक्टेंट और इंसेक्टिसाइड का मिक्सचर होगा। देखो ये समझ लो केमिकल है ये। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीड़े या कीट, और साइड जहां पे लग जाए मतलब डेथ की बात हो रही है, यानी कि ये कीटनाशक को मारने के लिए, मतलब कीटनाशक होते हैं ये, कीड़ों मच्छरों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड। तो इसमें अट्रैक्टेंट होंगे और इंसेक्टिसाइड, यानी कि देखो इस जो बाल्टी है इस बाल्टी में एक छोटे छोटे स्मॉल पैकेट होंगे, उनमें ये केमिकल होंगे अट्रैक्टेंट और इंसेक्टिसाइड। और ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये मॉस्किटो को, मच्छरों को। ये अट्रैक्टेंट है, इसमें पानी भर दिया जाएगा डिब्बे में, ये डाल दिए जाएंगे केमिकल, ये मच्छरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और मच्छर यहाँ पे आएंगे। ये जनरली फीमेल मच्छर को अट्रैक्ट करेंगे, फीमेल मच्छर यहाँ पे आएंगे और वो फीमेल मच्छर एग देंगे, अंडे देंगे, और अंडों से ही तो इनके बच्चे बनते हैं अगले मच्छर। तो क्या होगा, जब अट्रैक्ट तो करेगा कौन, अट्रैक्टेंट, जो अट्रैक्टेंट डाला इसमें केमिकल वो फीमेल मॉस्किटो को, मादा मच्छर को अट्रैक्ट करेगा। फिर मादा मच्छर यहाँ पे अंडे देंगी, उस अंडों को इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रॉय कर देगा, जो इंसेक्टिसाइड दूसरा केमिकल है वो मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एग को, मॉस्किटो के एग को। इससे फायदा क्या होगा, इससे देखो मच्छर की पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं पाएगी। मच्छर की पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी तो मच्छर के कारण से सैकड़ों जो बीमारी होती है वो बीमारी होंगी नहीं। तो इस वजह से ये इको बायो ट्रैप यूज किया जा रहा है मुंबई में, ब्रहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। ये जो प्राइज है एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। ये पुरस्कार किसको मिला है, ये एसेंड्रा कोरप है, इनको मिला है। देखो ब्राजील आप जानते हो कहाँ पे, साउथ अमेरिका में ये ब्राजील एक कंट्री है। ब्राजील में एक ग्रुप है महिलाओं का जिसका नाम है मुंडुरुकु। इस मुंडुरुकु ग्रुप से ही ये महिला है एसेंड्रा कोरप, जिनको ये प्राइज दिया गया है। किस लिए दिया जाता है, जब कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड अच्छे काम करता है, कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, पर्यावरण की सुधार के लिए कोई काम करता है, तब ये प्राइज उसको दिया जाता है। ये जो एसेंड्रा कोरप है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने देखो इलीगल माइनिंग के लिए, जो अवैध तरीके से खदानों को खोदा जाता है, माइनिंग की जाती है, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो इलीगल तरीके से बनाए जाते हैं, देखो जो रिवर बह रही होती है उस पर डैम बना दिया जाता है, उससे बिजली जो बनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक।
तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तो इनके विरुद्ध काम किया इन्होंने। और एनवायरमेंटल जो क्राइम किए जाते हैं उनके विरुद्ध भी इन्होंने काम किया, इस वजह से इनको प्राइज मिला है। तो इस प्राइज के बारे में जान लेते हैं, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। इसको 1989 में बनाया था। किसने बनाया था इस प्राइज को, कौन देता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, ये देती है इस प्राइज को, एनुअली देती है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को। और देखो हर साल 6 ज्योग्राफिकल रीजन को दिया जाता है, ये एक रीजन में से एक को चुना जाता है, जैसे अफ्रीका में से एक आदमी या औरत को, एशिया में से, यूरोप में से, और आइलैंड या आइलैंड नेशन में से, नॉर्थ अमेरिका में से, साउथ और सेंट्रल अमेरिका। ये 6 अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, और इस अवार्ड को ग्रीन नोबल भी बोला जाता है, ग्रीन नोबल। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन कर्बिंग ट्रीज। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। अभी देखो कुछ स्टडी हुई, रिसर्चर हैं कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने एक अध्ययन किया, उसमें पाया कुछ ऐसे ट्री हैं, ऐसी क्रॉप है, मतलब ऐसी फसलें हैं, ऐसे पेड़ हैं जो पॉल्यूशन को रोकते हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं। ऐसे कुछ स्टडी की गई। और किस वजह से करते हैं इन्वायरमेंट को साफ, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि इन पेड़ पौधों में ना एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही साइंटिफिक नाम है। आपने विटामिन पढ़ी होंगे ना, विटामिन ए बी सी डी ई के, तो विटामिन सी है जो उसका नाम है, साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में कि विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो बहुत सारी विटामिन है जो, मतलब ए बी सी डी ई के, और बी के विटामिन है B1 B2 इस तरह से, तो उनके नाम भी जो साइंटिफिक नाम है पूछ ले जाते हैं। ये हम लेक्चर में, अलग लेक्चर में पढ़ लेंगे इनके साइंटिफिक नाम, वैसे आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो पढ़ लेंगे। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये प्लांट में पाया जाता है और इसमें कैपेबिलिटी होती है, जिसमें जितना ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड होगा उसकी टॉलरेंस पावर ज्यादा होगी पॉल्यूटेंट को, यानी कि पॉल्यूटेंट के एडवर्स इफेक्ट को, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है पॉल्यूटेंट प्रदूषक तत्व है, उनको सहने की उसमें क्षमता ज्यादा होगी उस पेड़ में या प्लांट में या फसल में जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा होगा। तो ये कौन कौन से ट्री और प्लांट में पाया गया? देखो पीपल का जो पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, मैंगो का, इनमें ये ज्यादा पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और फसलें कौन कौन सी है? मेज है, मक्का, पीजन पी है, ये पीजन पी, मटर, सेफ फ्लावर है, जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी का पेड़ होता है ना, इस तरह से इसका भी पौधा होता है सेफ फ्लावर का। तो ये जो फसलें हैं और ये पेड़ है, इनमें ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड पाया गया और इनकी टॉलरेंस पावर ज्यादा है। और एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी ज्यादा है, ये देखो रेगुलेट करता है प्लांट और इसमें पेड़ में फोटोसिंथेसिस को, हार्मोन बायोसिंथेसिस को, और जो रीजनरेटिंग पावर होती है इनकी अदर एंटीऑक्सीडेंट की, तो इनको भी रीजनरेट करने में ये सहायता करता है, रेगुलेट करता है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। तो इस वजह से ये पॉल्यूशन जो लेवल है उसको रिड्यूस करने में सहायता करता है। मेनली आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जिस प्लांट में ज़्यादा होगा उसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को टैकल किया जा सकता है। और पेड़ कौन कौन से हैं, फसल कौन कौन सी है, कुछ एग्जाम्पल ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल हिपोक्रेसी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली देखो एक स्टडी की गई, सर्वे की गई, एक सेंटर है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इस सेंटर के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इस स्टडी के बारे में जो सर्वे की गई उसमें क्या कहा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सेंटर ने जो सर्वे की, स्टडी की, इसमें यह पाया कि देखो जब रसिया ने यूक्रेन पे वार किया था ना, ये रसिया है, रसिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, और रसिया और यूक्रेन का वार अभी चल रहा है, आपको पता है युद्ध चल रहा है, ये यूक्रेन है। तो अमेरिका ने और अमेरिका के जो अलाइज कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्री हैं, उन्होंने रसिया पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, कि रसिया से कोई चीज खरीदे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करे, मतलब आयात निर्यात ना करे, ताकि रसिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाए और रसिया फिर आगे युद्ध को चालू ना कर पाए। तो इसलिए सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन जिन कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए, यूरोप की कुछ कंट्री,
वो देखो ये लॉन्ड्रोमेट तरीका यूज करके बहुत सारी कंट्रीज से प्रोडक्ट खरीद रही हैं। जैसे रसिया पे तो सैंक्शन लगा दिए, वो डायरेक्टली तो रसिया से कुछ चीजें खरीद नहीं रही हैं, लेकिन रसिया से ट्रेड कर रहे हैं इंडिया, चाइना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, तुर्की, ये रसिया से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और ये जो हैं ये कंट्री ऑयल खरीदते हैं रसिया से, तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, मिट्टी का तेल बनता है, प्लास्टिक भी बनती है। तो ये कंट्री क्या है, रसिया से खरीदते हैं सस्ते दाम में तेल। अब ये रिफाइन करके, रिफाइंड प्रोडक्ट बना के फिर दूसरी कंट्री को बेचते हैं, जैसे यूरोप की कंट्री को बेचते हैं। अब ये यूरोप की कंट्री रसिया से तो डायरेक्ट ट्रेड कर नहीं रही है, अब वो इन कंट्रीज से खरीद रही है लॉन्ड्रोमेट प्रोडक्ट का, मतलब लॉन्ड्रोमेट प्रोसेस का यूज करके। तो पहले तो हमें ये टर्म याद होनी चाहिए, ये लॉन्ड्रोमेट प्रोसेस है क्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इस स्टडी में और क्या क्या मेजर कहा है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिछले देखो एक साल में इंडिया सबसे बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर रहा है रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट का। मतलब इंडिया ने सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट बेचे हैं। मतलब देखो हम कच्चा तेल मंगाते हैं, और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच देते हैं उसके प्रोडक्ट। जैसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल हम पेट्रोलियम मंगाएंगे, उससे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक या कुछ और प्रोडक्ट, मिट्टी का तेल ये बनाते हैं और दूसरी कंट्री को भी बेच देते हैं हम। और इंडिया ने ऐसा पिछले साल में सबसे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट बेचे पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद चाइना ने बेचे, तीसरे नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ये जो मेजर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है इंडिया के वो है देखो गुजरात में एक सिक्का पोर्ट है। इसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। सिक्का पोर्ट की ओनरशिप रिलायंस कंपनी के पास है। रिलायंस कंपनी जामनगर रिफाइनरी से यहाँ प्रोडक्ट आता है और फिर सिक्का पोर्ट के जरिए बंदरगाह है जो सिक्का पोर्ट गुजरात में, वहाँ से एक्सपोर्ट करती है। और ये देखो प्राइस कैप कोलिशन कंट्रीज है उनको बेचती है। ये प्राइस कैप कोलिशन कंट्री कौन सी है हम जानेंगे इसके बारे में भी। कुछ कंट्री हैं, देश हैं, उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बना रखा है, उनको भी बोलते हैं प्राइस कैप कोलिशन कंट्री। एक वदीनार पोर्ट है गुजरात में, ये नायरा एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, ये इसका मालिक है। तो वदीनार पोर्ट से भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो ये दो पोर्ट है, पोर्ट के नाम आपको याद होने चाहिए और कहाँ पे है, गुजरात में, वदीनार पोर्ट और सिक्का पोर्ट। इंडिया देखो जितना हमें कच्चा तेल जरूरत है, जैसे पेट्रोलियम हमें जितना जरूरत है वो हम केवल 13% हमारे इंडिया में प्रोड्यूस कर पाते हैं, फिर हम बाहर से मंगाते हैं। 87% हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और लगभग ये $190 बिलियन हम खर्चा करते हैं इस पे। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, तो लगभग 19,000 करोड़ डॉलर का हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं दूसरे देशों से। और इसमें से भी हम रिफाइन करके प्रोडक्ट $86 बिलियन का बेच देते हैं। मतलब 21% से भी ज़्यादा हम इंडिया का टोटल जो कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 21% से भी ज़्यादा हमारा ये रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझ लेते हैं लॉन्ड्रोमेट ये टर्म क्या है, प्रोसेस क्या है। देखो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तो पढ़ा होगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, कुछ ऐसा ही प्रोसेस है लॉन्ड्रोमेट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, देखो ब्लैक मनी को व्हाइट में करने का प्रोसेस ही है मनी लॉन्ड्रिंग। तो लॉन्ड्रोमेट क्या है, लॉन्ड्रोमेट का मतलब होता है देखो ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, वित्तीय फ्रॉड है, धोखा है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी अमाउंट में मनी है जो फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से कमाई जाती है, और फिर इलीगल तरीके से कमा के उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन की जाती हैं, और उसका ओरिजिन कहाँ है, किस तरीके से कमाई है उसको छुपाया जाता है। और उस इलीगल तरीके से जो कमाई मनी है उसको बहुत सारी ट्रांजैक्शन करके उसे लीगल बना देते हैं, लेजिटिमेट बना देते हैं कि लीगल तरीके से कमाई हुई मनी है, ऐसा दिखा देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्ड्रोमेट। अब जान लेते हैं प्राइस कैप लोन प्लान, ये टर्म न्यूज में थी, प्राइस कैप प्लान। देखो प्राइस कैप कोलिशन कंट्री है कुछ, जैसे ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस। इन्होंने क्या है ना, ऑयल का जो एक्सपोर्ट करते हैं ना ऑयल, क्रूड ऑयल, उसका मैक्सिमम प्राइस है उसको फिक्स कर दिया $60 ए बैरल। ये बैरल देखो ऑयल जो क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, उसको नापने की इकाई है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, याद रखना। कितने लीटर होता है एक बैरल में, 159 लीटर। तो एक बैरल की जो कीमत है वो $60 फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा कीमत पे आप बेचोगे नहीं किसी कंट्री को। किस लिए कर दी, क्योंकि देखो कम दाम में आप बेचोगे
और दूसरी कंट्री खरीदेंगी तो फिर वो रसिया का ऑयल नहीं खरीदेंगी, और रसिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे तो उसकी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा और ये वार रुक जाएगा, यूक्रेन वार जो हो रखा है। तो इस वजह से ये एक तरह से फिक्स कर दिया मैक्सिमम प्राइस इन प्राइस कैप कोलिशन कंट्रीज ने। अब जान लेते हैं इस सेंटर के बारे में जिसने स्टडी की है ऑयल के बारे में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन, सेंटर फॉर रिसर्च एंड ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये 2019 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर हेलसिंकी में है। हेलसिंकी देखो कैपिटल है फिनलैंड की, ये आप देख रहे हो फिनलैंड यहाँ पे है, यूरोपियन कंट्री, फिनलैंड की कैपिटल है राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, एक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिसर्च करता रहता है एनर्जी में, एयर पॉल्यूशन के लिए, कि एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण है इसको कैसे ट्रैक करता रहता है और कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए, इसके लिए रिसर्च करता रहता है ये सेंटर। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज में थे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो एक फेस्टिवल है, त्योहार, नाम है थिरसूरपुरम। ये थिरसूरपुरम कहाँ का फेस्टिवल है और कौन से टेम्पल में मेनली मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये केरल में मनाया जाता है ये फेस्टिवल थिरसूरपुरम, और केरल में एक टेम्पल है फेमस जिसका नाम है वेदक्का नाथन, ये टेम्पल है। इस टेम्पल में मेनली ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल थिरसूरपुरम। तो आपको याद रखना है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ ले जाते हैं कभी। एक देखो माना मदुराई ये माना मदुराई नाम के पॉटरी हैं। माना मदुराई पॉटरी का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, मटके वगैरह या ग्लास या प्लेट, तो ये पॉटरी हैं जो माना मदुराई की, इनको जीआई टैग मिल गया है। माना मदुराई है ना, एक प्लेस है तमिलनाडु की शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में, शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। तो वहाँ पे एक प्लेस है मना मदुराई, यहाँ पे जो पॉटरी बनती है उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको याद होना चाहिए मना मदुराई पॉटरी कहाँ की है, तमिलनाडु की। जीआई टैग के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे। एक देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम रखा है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी ये देखो सुडान में ना, सुडान ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ये सुडान में हमारे कुछ भारतीय लोग फंसे हुए हैं कर्नाटक के, हिक्की पिक्के ट्राइब के बारे में हम पढ़ा था, उस ट्राइब के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और भी लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे का मतलब काम करने के लिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इनका एक तरह से सिविल वार सा चल रहा है। यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, जो आर्म फोर्स है, वो उसमें लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है। अब वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हमारी जो इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन कावेरी चलाया है यहाँ से लोगों को वापस लाने के लिए, हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको वापस लाने के लिए। तो ये ऑपरेशन कावेरी किस लिए, आपको याद रखना है। एक देखो पुष्कर आलू फेस्टिवल है, ये न्यूज में था, पुष्कर आलू जो त्योहार है, फेस्टिवल है, ये देखो फेस्टिवल है ना जो, ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल द्वारा मनाया जाता है। तेलुगु भाषा जो बोलते हैं उन लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है पुष्कर आलू फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ना, इस साल 22 अप्रैल को शुरू हुआ था। 22 अप्रैल कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी ये बनारस में एक प्लेस, मतलब बनारस नाम था इसका पहले, यूपी में एक प्लेस है वाराणसी, जानते होंगे आप, जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वाराणसी से स्टार्ट हुआ ये पुष्कर आलू फेस्टिवल। और देखो ये ऐसा नहीं है हर साल वाराणसी से स्टार्ट होता है, और हर साल भी नहीं ये फेस्टिवल मनाया जाता, ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है फेस्टिवल। याद रखना, पुष्कर आलू फेस्टिवल 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे कुंभ का मेला होता है 12 साल में एक बार लगता है, इसी तरह से देखो ये फेस्टिवल 12 साल में एक बार मनाया जाता है, और 12 दिन तक मनाया जाता है। 12 साल में मनाया जाता है एक बार, और 12 दिन तक मनाया जाता है, और 12 रिवर की पूजा की जाती है। 12 रिवर है, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसी 12 रिवर है। उन 12 रिवर की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो इन 12 रिवर की पूजा करते हैं।
और ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो यहाँ पे देखो एक भगवान शिव के भक्त थे जिनका नाम था पुष्कर, उनके नाम पे ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पुष्कर आलू फेस्टिवल उन्हीं के नाम पे। तो ये डिवोटी थे, डिवोटी मतलब भक्त थे भगवान शिव के, पुष्कर नाम से। ये भक्त को ना भगवान शिव ने कुछ पावर दे दी, मतलब कुछ अपनी क्या बोलते हैं आशीर्वाद दे दिया। और इनके पास पुष्कर जो भक्त थे इनके पास ऐसी एबिलिटी डेवलप हो गई कि ये पानी में रह सकते हैं और पानी में रह के पानी जो है नदी का पानी उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको साफ कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है इस फेस्टिवल के दौरान जो ये भक्त हैं भगवान शिव के पुष्कर, ये पानी में आते हैं रिवर में, उस पानी को साफ करते हैं। तो इस वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। हर 12 साल में 12 दिन तक 12 रिवर की पूजा की जाती है। तो यही था आज के टॉपिक में, मतलब आपके आज के लेक्चर में यही टॉपिक थे।